जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों के साथ गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी युग दोस्तों आप देख सकते हैं गांधी युग कब से कब रहा था दोस्तों। जिस समय महात्मा गांधी जब 1915 में दोस्तों 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। उसी टाइम से गांधी युग स्टार्ट होता है और 1947 तक दोस्तों, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता है उस टाइम तक दोस्तों हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं और उनके बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। और गांधी युग से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों का संग्रह हम आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर दोस्तों नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों और ये हम लगभग 2 या 3 पार्ट में दोस्तों आप लोग के साथ लेकर के आएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाकलाप सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था दोस्तों। बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी चंपारण में करते हैं दोस्तों। कहाँ पे करते हैं? चंपारण में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह है दोस्तों, उनके द्वारा पहला सत्याग्रह है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। जी हाँ दोस्तों, जो अंग्रेज एक पुलिस अधिकारी था दोस्तों, कैप्टन था सैंडर्स। ठीक है, कौन था दोस्तों? कैप्टन सैंडर्स। इसको गोली मारने वाला कौन था दोस्तों बताइए। तो इनको जो गोली मारने वाले थे दोस्तों भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, इनको गोली मारने वाले वीर बहादुर भगत सिंह थे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कि जय हिंद का नारा किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो जय हिंद का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। चलिए, और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी स्वीकार किया था दोस्तों। मतलब कि पाकिस्तान के प्रस्ताव का। याद रखिएगा, पाकिस्तान के प्रस्ताव को दोस्तों। तो ये 1940 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1940 में। और दोस्तों ये आप जो भी वीडियो देख रहे हैं इसमें देखिए दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर पे सभी जो दोस्तों प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, और आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्तों। और गांधी युग तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और दोस्तों ये जो हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं ये आपका यूपीएससी से लेकर के दोस्तों चपरासी बनने तक के लिए काम आएगा दोस्तों, यूपीएससी से चपरासी तक का। ठीक है, तो आप प्रश्न को सभी को ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर अब देखिए आप 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, सैनिक कार्रवाई के द्वारा। तो ये था दोस्तों हैदराबाद। और जो सैनिक कार्रवाई किया गया था और उसको जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था दोस्तों, ऑपरेशन था पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था दोस्तों। सभी आर्मी को दोस्तों पुलिस के वर्दी में सरदार पटेल ने उतार दिया था दोस्तों। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसलिए हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जिसमें दोस्तों 565 रियासत थे भारत में। भारत के आज़ाद होने के बाद सभी अलग अलग थे, सबको एक में करना था दोस्तों। उस टाइम 3 ऐसे रियासत थे भारत में। कौन कौन से रियासत थे? तो जम्मू और कश्मीर था दोस्तों, एक था जूनागढ़ जो कि गुजरात में है दोस्तों, और एक था दोस्तों जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये जो तीनों थे दोस्तों, ये तीनों भारत में नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल ने जूनागढ़ को मतदार मतलब आम लोगों से मतलब आम मत के द्वारा उन लोगों से पूछ करके और भारत में मिला लिया गया। वहीं पर दोस्तों हरी सिंह जो हैं जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके दोस्तों और भारत में मिल जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि हैदराबाद नहीं मिलना चाहता था, लेकिन ऑपरेशन पोलो के द्वारा उसको भी मतलब कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे दोस्तों। कौन कहते? सुभाष चंद्र बोस की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है दोस्तों? तो चित्तरंजन दास या सी आर दास दोस्तों। किसके साथ? सी आर दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम है दोस्तों देश बंधु सी आर दास। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8
कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में दोस्तों। और कब हुआ था? 1929 में। तो कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था दोस्तों लाहौर में होता है, जहाँ पर कि पूर्ण स्वराज का मांग को लक्ष्य मतलब मांग को लेकर के लक्ष्य घोषित किया जाता है। और 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता नेहरू के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर अब हम लोग का स्टार्ट होता है 9। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है दोस्तों 1942 में पारित करता है दोस्तों। कब करता है? 1942 में। और कहाँ पे करता है ये? बम्बई में दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर जो एक छोटा सा कंट्री है दोस्तों, ठीक है, वहाँ से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा देते हैं। तो ये दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों 1943 में। कब दिया जाता है? 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। चलिए इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें उपनाम है दोस्तों, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनको बोला जाता है सीमांत गांधी। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। इसी तरह से जब आप दोस्तों देखिएगा सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेताजी। क्या कहा जाता है? नेताजी। इसी तरह से जब आप दोस्तों देखिएगा, इसी तरह से आप देखिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी। क्या कहा जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? गुरुदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन कौन सा आंदोलन है दोस्तों? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 को क्यों निलंबित कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, जो कि 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन, जो कि 20 में स्टार्ट हुआ और 1922 में दोस्तों 5 फरवरी के दिन समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। तो यह ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को दोस्तों क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड दोस्तों, चौरा चौरी हिंसक, जिसमें कि जो भी उपद्रवी थे, ठीक है, वे पुलिस थाना को ही जला देते हैं दोस्तों। पुलिस थाना को जला देते हैं, जिसके कारण कि महात्मा गांधी इसको निलंबित कर देते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर अब हम 13 में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो ये अमृतसर में हुआ था। सभी को पता होगा दोस्तों। कब हुआ था? 13 अप्रैल दोस्तों। कितना को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। सभी लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? अमृतसर में। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? स्टार्ट 1930 में दोस्तों। कब हुआ था? 1930। हाँ जी हाँ दोस्तों, 1930 में ही नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है दोस्तों, दांडी यात्रा के साथ। याद रखिएगा, दांडी यात्रा के साथ। और साबरमती से यह यात्रा प्रारंभ होता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिएगा दोस्तों 15। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी दोस्तों? तो ये कौन सा कृत्य था दोस्तों? तो उन लोग का जो एक कृत्य था दोस्तों कि वे, एक बार बदल देते हैं दोस्तों कलर, कि वर्ष 1928 में दोस्तों लाहौर में सैंडर्स का दोस्तों ये लोग गोली मार करके हत्या कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाहौर में सैंडर्स की गोली मार करके ये हत्या करते हैं, जिसके कारण कि दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग को पता होगा कि वर्ष 1931 का रॉलेट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1931 का रॉलेट एक्ट, जिसको कि हम लोग काला कानून के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? काला कानून। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कहा गया था दोस्तों? इसमें क्या किया गया था? आप लोग ध्यान से एक बार फिर से पढ़िएगा। इस अधिनियम में बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही मतलब शक के आधार पर विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को प्रदान किया था। क्या था इसका आंसर दोस्तों? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। इसी तरह से प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, गांधी इरविन समझौता, तो यह दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये संबंधित है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता कब होता है दोस्तों? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों। ठीक है, इसको ये किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर
और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन के यही जो दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता होता है, इसी के बाद दोस्तों महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं दोस्तों। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1930 में, दूसरा होता है दोस्तों 31 में और तीसरा होता है 32 में। जब यह गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों, इसके बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और कांग्रेस सिर्फ एक बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन हमारे जो बाबा अंबेडकर साहब हैं वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे, तो जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन से बनते हैं दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। तब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 19 कि किस राज्य में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। जी हाँ दोस्तों, कब किया गया, तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार दोस्तों, पहली बार याद रखिएगा, पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक, जी हाँ दोस्तों, कौन कौन थे दोस्तों, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह थे, या फिर दोस्तों बरकतुल्ला। कौन डकैती के नायक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, ये नायक इसमें पूछ रहा है, तो दोस्तों नायक थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था दोस्तों, 1925 में हुआ था, 1925 में। ठीक है दोस्तों, तो 1925 में जो एक काकोरी हुआ था, काकोरी दोस्तों लखनऊ के बगल में ही है, तो काकोरी जो ट्रेन कांड हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था चेम्सफोर्ड। उनका नाम क्या था दोस्तों, चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा चेम्सफोर्ड। तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया उनका नाम है चेम्सफोर्ड। और ये दोस्तों चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में या वायसराय के रूप में दोस्तों, या फिर गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था दोस्तों। तो ये करते हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों 23 फरवरी कब हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा, 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए कौन राजी किए थे, तो हमारे पटेल साहब दोस्तों और मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों पाकिस्तान के समर्थक थे। चलिए, और पाकिस्तानी नेता बोल सकते हैं इनको। प्रश्न नंबर दोस्तों 23 कि 20 सितंबर 1932 को एरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था दोस्तों, किसके विरोध में करते हैं दोस्तों, तो ये रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में दोस्तों। चूँकि ये अवार्ड जो देने की बात करते हैं दोस्तों सांप्रदायिकता के आधार पर, ठीक है, अंबेडकर साहब को, इसी के विरोध में दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या करते हैं, महात्मा गांधी क्या करते हैं दोस्तों, तो एरवदा जेल में दोस्तों महात्मा गांधी ने आमरण अनशन का विरोध किया था दोस्तों। ठीक है, आमरण अनशन का किसके विरोध में, मतलब ये जो अनशन करते हैं दोस्तों रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में दोस्तों। वो जो रैमसे मैकडोनाल्ड है दोस्तों, वे पुरस्कार देने की बात करते हैं दोस्तों अंबेडकर साहब को। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंग्रह चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी का सत्याग्रह करने का इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था दोस्तों, वह निकट सहयोगी कौन था, एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग कि वह निकट सहयोगी कौन था। तो वह निकट सहयोगी था दोस्तों राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, राजकोट में कौन, वल्लभ भाई पटेल। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों,
निम्नलिखित आंदोलनों में किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था दोस्तों? तो 1918 का दोस्तों 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ जो ये हड़ताल करते हैं दोस्तों, उसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन देता है दोस्तों? बताइए, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो देता है दोस्तों, डायर देता है दोस्तों। कौन देता है? REH डायर। कौन देता है दोस्तों? REH डायर देता है। तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश देता है दोस्तों, REH डायर के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से जब आप प्रश्न नंबर 27 देखिएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का दर्जा कौन देते हैं दोस्तों? तो ये देते हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है कि क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जी हाँ दोस्तों, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो उसके असफल होने का जो सब महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, वह यह था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या फिर छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्स का ग्रहण करने या फिर छोड़ देने वाला जो दृष्टिकोण है दोस्तों, इसी के कारण क्रिप्स मिशन 1942 असफल हुआ था दोस्तों। मतलब उसके असफल होने की यह महत्वपूर्ण कारण बोल सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहते हैं दोस्तों? तो जो सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। कौन रहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे दोस्तों? बताइए, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे दोस्तों? कोलकाता में थे। याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता में। और एक बात आपको बता दें दोस्तों, एक बार आपको बता दें कि ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वे 1915 में भारत लौटते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तो दोस्तों ग्रुप डी तक, ठीक है, मतलब ग्रुप बी के एग्ज़ाम के लिए सही है। लेकिन दोस्तों वे एक बार फिर लौटते हैं दोस्तों 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में वे भाग लेते हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों। लेकिन आप जब घटना चक्र का बुक पढ़िएगा, जब आप बुक पढ़िएगा दोस्तों PCS अधिकारी बनने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा कि 1901 में वे कोलकाता अधिवेशन में भाग लेते हैं, एक बार वे भारत आते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे दोस्तों। कहाँ पे होते हैं? कोलकाता में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होता है दोस्तों, माउंट बेटन योजना के तहत होता है दोस्तों। किसके तहत? माउंट बेटन योजना के तहत होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे दोस्तों। बस पानी पी लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या दोस्तों 3 जनवरी 1948 को होता है दोस्तों। कब होता है? 30 जनवरी 1948 को। याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को। और इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या दोस्तों कर दिया जाता है। चलिए इसी तरह से जब आप प्रश्न नंबर 33 देखिएगा। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है? जी हाँ दोस्तों, कौन भारतीय हैं दोस्तों जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में पद को ग्रहण करते हैं? उनका नाम है दोस्तों C राजगोपालाचारी। दोस्तों कौन है? C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सामने आते हैं दोस्तों। इसी तरह से जब आप प्रश्न नंबर 34 देखिएगा कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है दोस्तों। किसको जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कायदे आजम। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों क्यों जाना जाता है उनको? ठीक है, तो लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है दोस्तों, लौह पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए दोस्तों क्यों जाना जाता है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। और बता दें दोस्तों कि ये जो देश बंधु आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो देश बंधु, ये बोला जाता है CR दास को दोस्तों। किसको बोला जाता है? CR दास को। CR दास को दोस्तों देश बंधु के रूप में जाना जाता है। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों देखेंगे कि गांधी जी
जी हाँ दोस्तों, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे दोस्तों? तो आपको पहले हम बता दिए कि गांधी जी दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे लंदन जाते हैं दोस्तों। और SS राजपूताना जहाज़, जी हाँ दोस्तों, जिस जहाज़ से गए थे SS राजपूताना, जी हाँ दोस्तों, SS राजपूताना जहाज़ का नाम होता है दोस्तों। और महात्मा गांधी के साथ जाने वाले थे दोस्तों सरोजनी नायडू। कौन होते हैं दोस्तों? सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह से, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के जो वायसराय होते हैं दोस्तों वे होते हैं दोस्तों लॉर्ड डलहौजी तो नहीं होंगे दोस्तों, हेस्टिंग भी नहीं होंगे, ठीक है, कैनिंग भी नहीं होंगे दोस्तों। जिस समय दोस्तों वायसराय असहयोग आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, उस समय होते हैं दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन है दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, बता दें दोस्तों कि आपको पहले बता चुके हैं कि 1916 से 1921 तक, जी हाँ दोस्तों, 1916 से 21 तक जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, वायसराय के रूप में जो कार्य करते हैं उनका नाम था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो चेम्सफोर्ड का जो योजना आया था दोस्तों 1919 में, कब आया था दोस्तों? याद रखिएगा आप लोग, 1919 में आया था। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर कभी भी आपको दोस्तों अगर ऑप्शन सही से मारने नहीं आए तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। कैनिंग कब आता है दोस्तों? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग तो 1905 में रहता है दोस्तों, कैनिंग याद रख सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग कब रखता है? तो दोस्तों ये 1773 से 84 तक रहता है दोस्तों, 71 से 84। लॉर्ड डलहौजी कब रहते हैं दोस्तों? तो 1848 से, ठीक है, 1856 तक रहते हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेट करके कुछ कुछ याद रख सकते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? आप लोग ध्यान देते रहिएगा। प्रश्न नंबर 38 में दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 में ध्यान देते रहिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इंडिया क्या है दोस्तों? इंडिया फॉर इंडियंस। इस जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, इनका नाम क्या था? इनका नाम था दोस्तों चित्तरंजन दास। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम क्या था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन सा पुस्तक लिखे थे दोस्तों? इंडिया फॉर इंडियंस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस। यह जो पुस्तक है इसके लेखक थे दोस्तों चित्तरंजन दास, CR दास के रूप में भी इनको जाना जाता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर की हत्या किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, पंजाब के जो भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर थे उनकी हत्या किसके द्वारा कर दिया जाता है दोस्तों? तो उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा दोस्तों पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, इसी तरह से प्रश्न नंबर 40, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में आगमन दोस्तों 1928 में हुआ था। लेकिन इसका जो गठन होता है दोस्तों, मतलब यह जो बनाया जाता है साइमन कमीशन, यह 1927 में बन करके तैयार हो जाता है दोस्तों लंदन में। लेकिन भारत आने में दोस्तों इसको थोड़ा सा देरी होती है और यह मार्च 1928 में भारत में पहुँच जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए कि भारत कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया दोस्तों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व, जी हाँ दोस्तों, यह कब हुआ दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों 1921 में दोस्तों, कब हुआ? 1921 में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? 1921 में। यह अस्तित्व में कब आया? 1921 में। इसी तरह से दोस्तों आप अगर प्रश्न नंबर 42 देखिएगा तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा नहीं दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके आंसर बताइए महात्मा गांधी के। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन दोस्तों जब आप देखिएगा सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था दोस्तों CR दास। क्या नाम होता है दोस्तों उनका? CR दास। चलिए प्रश्न नंबर 43 कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, इसके रचनाकार है दोस्तों हमारे शान बढ़ाने वाले इकबाल भाई। कौन है दोस्तों? इकबाल याद रख सकते हैं, इकबाल, बहुत अच्छा नाम है दोस्तों, इकबाल। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप लोग भी गाना गाते होंगे दोस्तों कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार हैं दोस्तों इकबाल, मोहम्मद इकबाल। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद इकबाल। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? जी हाँ दोस्तों, दीनबंधु के नाम से, तो दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो आप बता सकते हैं CF हेनरिज को। जी हाँ दोस्तों, तो दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं
CF एंड्रयूज। कौन जाने जाते हैं दोस्तों? CF एंड्रयूज, दीनबंधु। लेकिन दोस्तों CR दास को क्या बोला जाता है? CR दास को देशबंधु बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? देशबंधु। लेकिन CF एंड्रयूज को बोला जाता है दीनबंधु। क्या बोला जाता है? दीनबंधु। प्रश्न नंबर 45 देखिए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जी हाँ दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? सबको पता है, महात्मा गांधी है दोस्तों। सबको पता है, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जी हाँ दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 46 देखिए, ठीक है, और इसमें व्यवस्थित करना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 में क्या कह रहा है? व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। और क्या व्यवस्थित करना है दोस्तों? ठीक है, व्यवस्थित क्या करना है इसमें तो बोला नहीं गया है क्या व्यवस्थित करना है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसको व्यवस्थित करना है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 1928 में। लेकिन जब असहयोग आंदोलन कब होता है दोस्तों? 1920 में। जी हाँ दोस्तों। और पूना पैक्ट कब होता है दोस्तों? 1931 में। लेकिन गांधी इरविन समझौता कब होता है दोस्तों? पूना पैक्ट 1931, ये भी 1930 में, ये होता है 1930 में दोस्तों, और ये होता है गांधी इरविन समझौता 1931 में दोस्तों। तो सबसे पहले कौन होता है दोस्तों? सबसे पहले 1920 में असहयोग आंदोलन होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दो देखेंगे, तो 2A में है दोस्तों और D में है, ठीक है। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि क्या होता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन होता है दोस्तों 1928 में, ठीक है, यानी पहला होना चाहिए दोस्तों। तो 2 के बाद पहला यहाँ भी है और D में भी है दोस्तों, यहाँ देखिए, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे दोस्तों कि अब फिर 4 होगा दोस्तों, मतलब गांधी इरविन समझौता। क्या होगा दोस्तों? गांधी इरविन समझौता। जो ये हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था दोस्तों, ये भी 1930 में। तो होना चाहिए 4, ठीक है। उसके बाद फिर 3 दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? D होगा दोस्तों। क्या होगा सही आंसर? D। चलिए प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है कि दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 47 की गांधी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? जी हाँ दोस्तों, नमक कानून का विरोध किया था। तो ये दूरी था दोस्तों, ये जो दूरी था, ये शायद दूरी कितना किमी हो जाएगा दोस्तों? 248 किमी। शायद कितना हो जाएगा? 248 नहीं दोस्तों, ये दूरी हो जाएगा 385 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 385। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। और ये गए थे दोस्तों साबरमती आश्रम से दोस्तों दांडी के लिए इतना दूरी को तय किया था। कितना? 385 किलोमीटर दूरी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 48 की, और बता दें दोस्तों कि महात्मा गांधी ये निकलते हैं दोस्तों 12 मार्च को निकलते हैं, और ये पहुंचते हैं दोस्तों 12 मार्च को निकलते हैं, और ये पहुंचते हैं दोस्तों 5 अप्रैल को पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 48 कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? रॉलेट एक्ट को, चूँकि बिना अपील बिना दलील का कानून के भी नाम से इसको जाना जाता है। और बता दें दोस्तों कि क्या कहा जाता है? काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। जी हाँ दोस्तों, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में दोस्तों। और जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ दोस्तों, इसी के विरोध में जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध में बैठकें कर रहे थे दोस्तों, उसी टाइम जनरल डायर ने गोली चलवाने का आदेश दे दिया था दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 49 कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? जी हाँ दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो शामिल थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। जी हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, शामिल होते हैं दोस्तों महात्मा गांधी के साथ। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 दोस्तों, और कौन आज़ाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? देखिए, तो गुरदयाल सिंह ढिल्लों ये संबंधित है दोस्तों, जनरल मोहन सिंह दोस्तों, फिर ठीक है शाहनवाज खां होते हैं संबंधित, लेकिन RC दत्त नहीं होते दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? D। RC दत्त संबंधित नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं थे दोस्तों, याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है कि स्वराज पार्टी के स्थापना किस वर्ष किया गया था दोस्तों? बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया जाता है? तो 1923 में दोस्तों, 1923 में। और ये करते हैं दोस्तों मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और चित्तरंजन दास, जिनको कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1930 में दोस्तों, 1930 में याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया जाता है?
है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1930 में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 52 देखेंगे दोस्तों कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बताइए कि इसमें दूसरा विभाजन कब होता है? तो इसमें दूसरा विभाजन दोस्तों 1918 में होता है दोस्तों। कब होता है? 1918 में मुंबई के अधिवेशन में दोस्तों। कब होता है? मुंबई के अधिवेशन में 1918 में होता है। चलिए और बता दें दोस्तों बता दें। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 53 की किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों जी हाँ दोस्तों के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो किसको जाना जाता है? खुदाई खिदमतदारों को। किसको दोस्तों? खुदाई खिदमतदारों को। जी हाँ दोस्तों, लाल कुर्ती दोस्तों खुदाई खिदमतदारों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? खुदाई खिदमतदारों को। चलिए प्रश्न नंबर 54 देखिए। प्रश्न नंबर 54 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इसका मुख्य कारण आपको बताना है दोस्तों। इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका जो मुख्य कारण क्या था दोस्तों? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक जो दंगा हो रहा था दोस्तों, जो मारकाट हो रहा था, ठीक है, उसको टालना चाहती थी, उसको समाप्त करना चाहती थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 में देश के विभाजन पर अपनी सहमति जताई, अपना समझौता कर लिया था दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखेंगे दोस्तों और 56 दोस्तों। 55 और 56 आज का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। देखिए आज का लास्ट प्रश्न के साथ हम लोग देखिए दोस्तों, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी दोस्तों? बताइए किसने यह लौटा दिया था? तो ये लौटाने वाले थे दोस्तों हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों और प्रश्न नंबर 56 दोस्तों और आज का अंतिम प्रश्न और हम अगले वीडियो में दोस्तों प्रश्न नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे दोस्तों? मतलब क्या थे दोस्तों? स्वतंत्रता जिसमें प्राप्त हुआ उस समय महात्मा गांधी किस पद पर थे दोस्तों? तो कांग्रेस के सदस्य छोड़ दिए थे दोस्तों। क्या कर दिए थे? कांग्रेस के सदस्य छोड़ दिए थे। कांग्रेस के सदस्य इसलिए छोड़ दिए थे दोस्तों क्योंकि उनका मत शुरू से यह हुआ करता था कि कांग्रेस आज़ादी के बाद कांग्रेस का जो है दोस्तों उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन यह बाद में भी चलता रहा, इसलिए महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहते, वे कांग्रेस के सदस्य से हट जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों बता दें, चलिए आज का सेशन तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि ये जो वीडियो है दोस्तों आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का होगा दोस्तों, यूपीएससी का भी होगा दोस्तों, ठीक है, आपका यूपी पीसीएस का होगा दोस्तों, या फिर आगामी जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, यूपी पेट, अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लिए दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।